अच्छा, आज हमने वो चीज डिस्कस करनी है जो कि हम पहले भी वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, और वो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स और एफआरएस, जिसको हमने कहा था। हेजिंग का जो है ये एक तरीका है, और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स फिर उससे अगली चीज जो है वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है। और फिर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पे बात करेंगे, और फिर उसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जो कि होती हैं, उन पे बात करेंगे। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स जो हैं, सपोज के अवैस है हमारे साथ। अच्छा जी, तो अवैस जो है वो उसके पास एक अमाउंट है जो कि उसने आगे लेंड करनी है, और वो अमाउंट उसके पास अवेलेबल है सपोज 1 साल के लिए, फालतू है बिल्कुल। तो आ, 1 साल के लिए अमाउंट उसके पास फालतू है। तो सपोज के 5 महीने के लिए आसिम ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आसिम उससे लोन ले लेगा, और एक खास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली उनका आपस में जो है वो डिसाइड हो गया होगा। तो 1 मिनट के लिए जरा वेट कीजिएगा। एक साल के लिए अमाउंट आपके पास अवेलेबल थी, और आप वो लेंड कर सकते थे। 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने आसिम के साथ कर लिया। 5 महीने के बाद क्या किया जाए, क्योंकि 7 महीने फिर भी अवेलेबल होंगे। तो
तो अवैस ने जावेद साहब के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 5 महीने के बाद, सपोज 7 महीने के लिए फर्दर, वो जावेद साहब को अमाउंट लेंड करेगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आई थोड़ी सी। अच्छा, कहाँ तक समझ में आई थी? सर कि आपने कहा है कि मेरे पास अमाउंट पड़ी है और मैं लेंड करूंगा, बस ये जावेद साहब को यही बात। ठीक है, 5 महीने तक का तो कॉन्ट्रैक्ट आपका आसिम के साथ हुआ है ना? सही है। 5 महीने के बाद 7 महीने के लिए अमाउंट स्टिल आपके पास अवेलेबल है, आप लेंड कर सकते हैं किसी को करना चाहें। लेकिन बजाय इसके कि 5 महीने के बाद जब टाइम खत्म हो और आप फिर कोई बोरोवर ढूंढना जो है वो शुरू करें जिसको आप अपनी अमाउंट जो है वो लेंड कर सकें, आप अभी से जावेद साहब के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आफ्टर 5 मंथ्स, सपोज 7 महीने के लिए ही आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, एग्जीक्यूट आज से 5 महीने के बाद होगा, और जो उसकी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स भी आपने आज डिसाइड करनी। कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, एग्जीक्यूट 5 महीने के बाद होगा, और फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहते हैं। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहेंगे। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि डिसाइड आज उसमें रेट पहले डिसाइड होगा। हाँ जी, चीज हम आज डिसाइड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट ये फ्यूचर में होनी है। सर तो अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन इंटरेस्ट रेट। आसान तरीन अल्फाज में, कमोडिटीज की एक्सचेंज नहीं होगी फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स में, तो यूजुअली कमोडिटीज की एक्सचेंज होती है, कमोडिटी की एक्सचेंज नहीं हो रही। ये रेट की एक्सचेंज, ये रेट की डिसीजन है, रेट की फिक्सेशन है, सही। जो कि फ्यूचर में हो रही है और फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड जो है ये चलेगी। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर विद अ बैंक। ओवर द काउंटर विद अ बैंक से क्या मुराद है? उस्मान है हमारे साथ? है जी उस्मान, ही ओवर द काउंटर विद द बैंक से क्या मतलब है यार? सर मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है कि FRAs आर नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर विद अ बैंक, सर ये बैंक के साथ करेंगे ना? ये ओवर द काउंटर का क्या मतलब है? हाँ जी, और हैं हमारे साथ बाबर। सर ओवर द काउंटर विद द बैंक से क्या मतलब है? सर जो भी ट्रांजैक्शन की जाएगी वो बैंक के चैनल के थ्रू की जाएगी। बैंक के चैनल के थ्रू की जाएगी। आसिम, जी सर। क्या मतलब होगा? मतलब सर ये भी हो सकता है ना सर, बैंक के साथ हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, डील विद बैंक। अच्छा जी जी सर। आसिम, आसिम जी जी, क्या मतलब है इसका? बैंक के काउंटर के ऊपर जाके सारी सी ट्रांजैक्शन होगी। बैंक के काउंटर पर जाके ठीक है।
वो है, शुजात है या नहीं है? शुजात नहीं है अभी। अभी नहीं है। सर ये मेरा ख्याल है ओवर द काउंटर विद द बैंक, मतलब डायरेक्टली आप बैंक के साथ निगोशिएट करेंगे, कोई मीडिएटर नहीं होगा, कोई मतलब और रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी। Yes, no involvement of exchange. ये जो यस नो बिल्कुल जो आखिरी बात की है ना जावेद साहब ने, जावेद साहब के जो आखिरी अल्फाज हैं कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, ये सबसे जरूरी चीज है इसके अंदर कि हम बैंक के साथ एक तो डायरेक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, बीच में कोई रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं है। मसलन स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ इज अ रेगुलेटरी कि भाई ट्रेडिंग के असूल क्या होंगे, कौन ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करनी जरूरी है, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इस केस में रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं, आप अपनी मर्जी की आप जो है वो कंडीशंस और वो जो है वो आप वो करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। और ओवर द काउंटर है तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी कोई एक्टिव सेकंड हैंड मार्केट भी बाकायदा तौर पे मौजूद नहीं होती। और कर कौन रहा है? बैंक कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक ही जो है वो इंटरेस्ट रेट्स में काम करता है, बैंक की कमाई ही इंटरेस्ट की है। तो सर जी सर मैं 5 मिनट की ब्रेक देने आया। ठीक है, बिल्कुल सही हो। ओके। अच्छा, तो बैंक ही ये होगा कि बैंक के पास ऑब्वियसली अमाउंट जो है आपने जाके डिपॉजिट करवाई है एबीएल के पास, और डिपॉजिट अकाउंट है आपका सपोज 8 साल का, तो अब 8 साल तक ये अमाउंट बैंक के पास मौजूद है और बैंक इससे जो खेलना चाहे वो खेल सकता है। बैंक ने बंदे ढूंढने शुरू किए किसको अमाउंट उधार पे दी जाए। 2 साल के लिए तो राजी हो गए कर्जा लेने के लिए जावेद साहब, 6 साल फिर भी रह गए। तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आज से 2 साल गुजरने के बाद आप मुझसे अमाउंट लेंगे, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो हम आज ही तय कर लेते हैं कि क्या होगा, अमाउंट कितनी मुझसे आप उधार पे लेंगे आज ही तय कर, सब कुछ तय आज हो रहा है। एग्जीक्यूट 2 साल के बाद होगा। डिटेल्स आज डिसाइड हो रही सारी। तो एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि कमोडिटी नहीं, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहते हो। आगे फिर इसने कहा कि इन सम रिस्पेक्ट्स एन एफआरए इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, फिर इसने कहा कि बाकी फिर वही नीचे बात सारी उसने एक्सप्लेन बस की भी है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंज नाउ दैट फिक्सेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ फ्यूचर फॉर अ फ्यूचर लोन और डिपॉजिट पीरियड स्टार्टिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो ये नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा हटके होता है, इस लिहाज से सिमिलर जरूर होता है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, इस लिहाज से सिमिलर जरूर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट फ्यूचर में ही हो रहा है, इस लिहाज से सिमिलर जरूर है, लेकिन डिफरेंस भी है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इंटरेस्ट का है, फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होगा,
और किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो। ठीक है जी, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो इसमें? सर सिर्फ हम इसके अंदर इंटरेस्ट रेट ही तय करते हैं ना फ्यूचर का? जी इसमें हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही तय करते हैं ना फ्यूचर का? आज हम इंटरेस्ट रेट तय कर लेंगे कि फ्यूचर में हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा हाँ जी, हाँ आज जी, से 5 महीने बाद। हाँ सिर्फ जी, इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। हाँ जी। मतलब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें या ना करें वो बात का इशू है। नहीं, एग्जीक्यूट तो फिर करना पड़ेगा ना। सही। देखें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी क्या था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें और फ्यूचर में, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में फर्क सिर्फ ये होता है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड हो रहा होता है किसी एक्सचेंज पे, जबकि जो एक्सचेंज फॉरवर्ड पे होता कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ बस सिर्फ ये फर्क है, होता वो है कि ओवर द जो काउंटर होता है। ओवर द काउंटर होता है मींस कि उसमें कंडीशंस आपकी अपनी चल रही होंगी। सही इसी है। तरह जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, हाँ, और दूसरा ये है कि वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सही है सर। इसमें भी सिचुएशन यही है कि ये एग्जीक्यूट करना, वरना तो बैंक का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। 5 महीने बाद आप कहेंगे यार एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, फिर वो सर एग्रीमेंट चूंकि करने। इसमें रेगुलेट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन चूंकि इसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता तो फिर वो कोई ना कोई गारंटी होंगे। हेलो सर। जी जी, मैं ये कह रहा आवाज हूँ आपकी सिंस ब्रेक हो गई थी, नहीं समझ में आई। मैं ये कह रहा हूँ सर, चूंकि कोई मीडिएटर या रेगुलेटर नहीं है इसमें, हाँ हाँ, तो फिर कोई गारंटी तो होती होगी, कोई प्रीमियम या कोई डाउन पेमेंट या इस तरह कुछ। नहीं वो एक तो हर जो हर बंदा है उसके साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भी नहीं, और अच्छा जो, ठीक। हाँ, जो आपको ऑलरेडी कस्टमर हो उसी के साथ कर सकते हैं ना। ठीक ठीक ठीक, सही है। अच्छा, फिर इसके जो फीचर्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि बाकी पढ़ लीजिएगा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी भी है, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो एन FRA फॉर एन इंटर, ये पहली बुलेट पढ़ रहा हूँ 2.3 का, कि जो फीचर्स इसके हैं वो क्या। बाइंडिंग एक तो एग्रीमेंट है, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि एन FRA फॉर एन इंटरेस्ट period starting at the end of 3 months and lasting till the end of the month 9 is a 3 versus 9 FRA और 3/9 FRA। जो शुरू वाली फिगर होगी वो स्टार्टिंग डेट को शो कर रही होगी, और जो एंड वाली ये स्टार्ट कब होगा, एग्जीक्यूट कब होगा। मार्च के एंड से स्टार्ट होगा सही हो गया। और सितंबर के एंड तक रहेगा। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने रहेगा। स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, वो अगर 2 वर्सेस 5 है जैसे उन्होंने बताया हुआ है तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट जो होगा वो एंड ऑफ सेकंड मंथ होगा, और इट विल गो टिल द एंड ऑफ 5th मंथ। अच्छा जी, फिर जो इसमें जो ये नोशनल अमाउंट जो है, नोशनल अमाउंट बेसिकली जरा थोड़ी सी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसी को ही जो है वो बेसिकली ये नोशनल अमाउंट कह रहा है। FRAs are bought and sold if a company wishes to fix an interest rate for a future borrowing period. It buys an FRA. In other words, buying an FRA fixes a forward rate for short-term period.
or if company wishes to fix an interest rate for a future deposit, it will sell an FRA. अमाउंट उधार लेनी है तो FRA बाय कर लेंगे आप, अगर आपने बोरो करनी है तो इस केस में इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया कि मैं ये अमाउंट उधार लूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर ये होगा वगैरह वगैरह। और अगर आप अमाउंट किसी को उधार देना चाह रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आप FRA बेचेंगे, जिसकी सूरत में इंटरेस्ट रेट आपके लिए उस बंदे के साथ जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। सर ये चीज काइंडली दोबारा समझा दीजिए। आपने अमाउंट बोरो करनी है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा आपको। अगर अमाउंट बोरो करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा कि मैं आपसे इतनी अमाउंट उधार लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट मैं आज कर रहा हूँ। FRA बाय करना पड़ेगा आपको, जैसे आप उधार ले रहे हैं इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे, और जैसे आप उधार दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा। Selling an FRA fixes a forward rate for a shorter term period. ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो खरीदना पड़ेगा सर, इसका मतलब है कि आपने जो पैसे लेने हैं, आपने साथ ही जो एक पेमेंट डिसाइड होगी बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, वो फिर उसी वक्त पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है क्योंकि आप बाय कर रहे हैं। नहीं, जो जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक अलहदा उसकी हैसियत आवाज अलहदा नहीं आ है। रही आपकी। जी जी, ये कौन बोला था बीच में? किसी भाई को सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी कौन है ये समझ नहीं आई, बट किसी को आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा जो है वो दोहरा देता हूँ। हमने हेजिंग में, डेरिवेटिव्स में ये बात, सर आवाज नहीं आ रही। आसिम को नहीं आ रही। आसिम को नहीं सर आ आपकी रही। वॉइस वैसे भी आज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मतलब क्लियर जाना नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा सर आवाज ठीक आ रही है आपकी? मेरा ख्याल है सर ये आसिम के नेटवर्क में शायद कोई इशू है, क्योंकि मुझे तो आवाज ठीक आ रही है। मुझे भी ठीक आ रही है। लेकिन उस्मान, मजे की बात है तेरी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा उस्मान शरीफ आदमी है तो उस्मान को जो है तो क्यों हम, उस्मान आपको पता है शरीफ आदमी है। सर थैंक यू। अब आप लोग पता नहीं इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल उस्मान मेरा तो ख्याल है कि शरीफ आदमी है। सर हम भी एग्री करते हैं। नहीं नहीं सर, हम आपसे एग्री करते हैं, हमारी तो थाने में तस्वीरें लगी हुई हैं। और खामोश हो गया। नहीं, मैंने कहा अब ठीक हो जानी चाहिए वैसे। हाँ जी, अब ठीक है।
सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे, मैं बात ही भूल गया कि हम बात कर क्या रहे थे। हम तो डेरिवेटिव की बात कर रहे थे। हाँ, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसकी हैसियत, किसी की आवाज नहीं आ रही। आसिम यार, या तो वो अपना वो तो नहीं आपने बंद किया हुआ, इसको यार मैसेज करें कि इसने अपना स्पीकर तो नहीं ऑफ किया हुआ। आसिम हमारी आवाज आ रही है कि सिर्फ सर की नहीं आ रही? आई थिंक इसको किसी की आवाज नहीं जा रही। इसको टेक्स्ट कर दें कि इसने अपना बिल्कुल वो जो माइक होता है ना वही ऑफ किया हुआ। ये तो होगा। अच्छा चलें, तब तक फिर ये है कि वैसे टाइम भी लेस देन 1 मिनट रह गया, तो इसमें मैं जावेद साहब का क्वेश्चन आंसर कर दूं। जावेद साहब, फॉरवर्ड और ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके साथ इशू ही सबसे बड़ा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हवा में हो रहा होता है और उसमें जान एग्जीक्यूशन डेट पे डलती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि ये काम किया जाएगा, फिलहाल हो कुछ भी नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मैं समझ गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक सेपरेट थिंग है और जो असल अंडरलाइंग एसेट है वो एक अलहदा चीज है। दोनों को सेपरेटली ही लेके जाना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, सर तो इसमें सर अंडरलाइन तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ रेट का एग्रीमेंट है ना। अंडरलाइंग जो एसेट है वो रेट और वो अमाउंट ही है जिसके बारे में